हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। आप सबको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट बहुत नजदीक आ गई है। 4 या 5 दिन आपके पास बचे हैं। 14 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और बीच में 2-3 दिन आपके दिवाली की छुट्टियां भी आ गई। तो आपको ये जो समय है, इसमें आपको बिल्कुल शांति से जितना आपने अभी तक पढ़ा है, उसको वापस से एक बार रिवीजन करना है। एग्ज़ाम को बिल्कुल तसल्ली से अटेंड करना है, ज़्यादा हड़बड़ाहट में नहीं देना है। एग्ज़ाम देते समय केवल और केवल अपना फ़ोकस एग्ज़ाम में ही होना चाहिए। अपना दिमाग आपने जितनी अभी तक तैयारी करी है, उन सब का 100% आपको एग्ज़ाम में देना है, ठीक है ना? इसी को ध्यान में रखते हुए अपने रीज़निंग के जो आपका प्रैक्टिस सेट था, उसको लेकर हमने क्लासेस शुरू करी थी। 2 क्लासें हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। और आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, रीजनिंग विषय के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों की हम यहाँ क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न दे रखा है कि कुछ व्यक्ति एक गोल मेज के पास केंद्र की ओर मुख करके बैठे। मतलब ये जो सवाल है ना, वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था कि सीटिंग अरेंजमेंट से आपके 2 से 3 प्रश्न जरूर एग्जाम में बनते हैं। बस आपको एग्जामिनर उस प्रश्नों को देने का रीजन क्या होता है कि जब आप सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि टाइम कंज्यूम होता है। वो प्रश्न होता है टाइम टेकिंग वाले। मतलब उन प्रश्नों को जब आप सॉल्व करने लगोगे, तो उसमें आपके ज्यादा समय खर्च होता है। और एग्जामिनर हमेशा यही चाहता है कि कुछ ऐसा घुमाकर मैं उसको प्रश्न दूं, ताकि वो उस प्रश्न को सॉल्व करने में अपना टाइम खपाए और बाकी वाला टाइम उसका वेस्ट हो जाए, ठीक है ना? तो एक प्रश्न को, दो प्रश्न को, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न को सॉल्व करोगे, तो मुश्किल से, अगर आपकी प्रैक्टिस सच्ची है, तो मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट में आप उस प्रश्न को पूरा सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, और इस टाइप के प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करने बैठ गए, तो आपके 4 से 5 मिनट खराब हो जाएँगे। और आप सबको पता है कि एग्ज़ाम में आपका एक-एक सेकंड बहुत कीमती है, क्योंकि एक प्रश्न में अगर आपने ज़्यादा टाइम खपा दिया, तो हो सकता है पेपर करते-करते कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। उन तक पहुँच ही नहीं पाओगे और आपका टाइम पूरा हो जाएगा। तो ये जो छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, वो एग्ज़ाम में नहीं करनी है आपको। जो पहले आपको आ रहा है, उसको पहले करिए। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तो उसको आप वहीं पर होल्ड करके छोड़ दीजिए। अपना ईगो हर्ट मत होने देना कि नहीं, मैं तो इसको करके रहूँगा। अगर ये चीज़ आ गई कि नहीं, मैं तो इसको करके रहूँगा, तो हो सकता है कि आप जाते-जाते टाइम 90 मिनट में हो सकता है आप 100 प्रश्नों को पूरा देख भी नहीं पाओ। और कुछ प्रश्न ऐसे हो जो मान लो आपको आ रहे हैं और उस इस प्रश्न के चक्कर में आपके पास टाइम नहीं मिला और वो प्रश्न छूट जाएँगे। ठीक है ना? तो ये गलती आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें क्या दे रखा है आपको, कुछ व्यक्ति हैं वो एक गोल मेज के पास केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुँह करने का मतलब वहाँ की जो राउंड टेबल होगी, उस टेबल के सामने मुँह करके बैठे हैं। सभी है वो एक दूसरे के सामने मुँह करके बैठे हैं। ठीक है? बोला गया है कि एस है वो आर के ठीक विपरीत बैठा है। ठीक है। पहले तो देखो यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं वो गोलाकार मेज की ओर करके बैठे हैं, देखो। एस, आर, क्यू, टी और यू कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने हो गए टोटल? कितने हो गए टोटल? 1, 2, यहाँ बनाओ देखो। ये मान लो एक गोलाकार अपन क्या बनाते हैं, यहाँ टेबल बनाते हैं। चलिए। ये एक गोलाकार टेबल है, उसमें बोला गया है कि एस आर के ठीक विपरीत बैठा है। एस क्या है? आर के ठीक बैठा है। मान लो एस यहाँ पर बैठा है, तो इसके ठीक विपरीत कौन बैठेगा? आर बैठेगा। मतलब एक दूसरे के विपरीत का मतलब वह दोनों आमने सामने बैठे हैं। मतलब अगर वो राउंड वाली टेबल में बैठेंगे, तो दोनों का फेस होगा वो आमने सामने होगा। ठीक है, हमने बैठा दिया। फिर बोला गया जो क्यू के ठीक बाएं, यहाँ पर ध्यान रखना। जब भी आपको प्रश्न में ऐसे देखने को मिले कि एस आर के ठीक विपरीत है, जो, जब भी जो शब्द आए, जो का मतलब हो जाएगा
सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। जब भी जो आए इसका मतलब सेकंड पर्सन की बात हो रही है, और आए तो फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। यहाँ बोला गया है कि एस है वो आर के ठीक विपरीत बैठा है, जो क्यू के ठीक बाएं। जो का मतलब वह कि जो आर है वो क्या है, क्यू के ठीक बाएं बैठा। आर किसके ठीक बाएं बैठा है, क्यू के ठीक। अब सोचो, क्यू यहाँ बैठेगा, क्यू का मुंह सामने होगा तो लेफ्ट हैंड साइड इधर होगा, बाएं की साइड में कौन बैठ गया, एस बैठ गया, ठीक है। फिर बोला गया कि टी है वो क्यू के ठीक दाएं बैठा है। टी क्या है, क्यू के ठीक बाएं। दायां किधर होगा, इधर। और यहाँ कौन बैठा है, टी। यहाँ कौन बैठा है, टी, ठीक है। यदि यू है वो क्यू के ठीक विपरीत बैठा है, यदि यू है वो क्या है, क्यू के ठीक विपरीत। क्यू के ठीक विपरीत का मतलब यहाँ कौन बैठेगा, यू। दोनों आमने सामने हो गए, तो पी का बैठने का स्थान बताओ। अब पी कहाँ बैठेगा, अब पी के बैठने के लिए सिर्फ एक जगह बची है। एस के सामने कौन बैठा है, आर। क्यू के सामने कौन बैठा है, यू। तो टी के सामने कौन बैठेगा, टी के सामने बैठेगा अपना पी। टी के सामने कौन बैठेगा, अपना पी। ये हमारी सीटिंग हो गई। मतलब एक राउंड टेबल थी, और उस राउंड टेबल में हमने क्या किया, 6 जनों की सीटिंग को जैसा हमें प्रश्न में बोला गया था उसके अकॉर्डिंग हमने उनको बैठा दिया। अब आपको प्रश्न का उत्तर देना है कि पी का बैठने का स्थान क्या है। आपके सामने ऑप्शन है यू के बाएं। यू के बाएं मतलब ये यू हो गया, यू के बाएं कौन बैठा है, आर बैठा है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो यहाँ पर आपका गलत हो गया। एस और टी के बीच में, एस और टी के बीच में तो क्यू बैठा है, लेकिन यहाँ बात हो रही है पी की, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आर के दाएं, आर कहाँ बैठा है, आर। और आर के दाएं का बैठा कौन है, यू। और बात किसकी हो रही है, पी की हो रही है। आर के दाएं नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। यू और आर के बीच में, यू और आर के बीच में, यू और आर के बीच में भी नहीं बैठा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ हो गई। तो पी का बैठने का स्थान क्या है, पी क्या है, एस और टी के बीच में। एस और टी के बीच में पी नहीं आ रहा है। आर के दाएं, यू और टी, हाँ। आर के दाएं बैठा है, दाएं जस्ट दाएं नहीं है, लेकिन आर के दाएं कौन बैठा है, पी बैठा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर के क्या है, आर के दाएं बैठा है। अब ये नहीं बोला गया आपको कि आर के जस्ट दाएं बैठा, आर के दाएं की ओर है, तो दाएं तो यू भी है और पी भी, ये सारे दाएं बैठे हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट के ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कंफ्यूज हो गए, लेकिन आपको तसल्ली के साथ प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है ना। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है आपका, एक कक्षा है, एक कक्षा में क्या है, 42 छात्रों की कक्षा में रीतिका ऊपर से 13वें स्थान पर, जबकि शीतल है वो नीचे से 34वें स्थान पर है। एक 42 छात्रों की कक्षा है, ठीक है ना। ये आपका आ गया रैंकिंग का सवाल है, किसका, किस टॉपिक का सवाल है, ये आपके रैंकिंग टॉपिक का, ठीक है। रैंकिंग का आपका यहाँ प्रश्न है कि 42 छात्रों की एक कक्षा है, ठीक है। उसमें ऋतिका है वो क्या है, ऊपर से 13वें स्थान पर है, जबकि शीतल है वो नीचे से 34वें स्थान पर है। ऋतिका और शीतल के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, ये आपको बताना है। यहाँ चीज ध्यान रखना, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिले, पहले यहाँ देखना कि ऊपर से कितने नंबर पर 13, नीचे से कितने नंबर पर 34, टोटल जोड़ो तो कितने हो रहे हैं, 34 प्लस 13 कितने हो रहे हैं, 47। 34 प्लस 13 ऊपर से और नीचे से दोनों की रैंक जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो रहा है, 47। जबकि कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, टोटल 42। टोटल कितने हैं, 42। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 47, 5 हो रहे हैं ज्यादा। इसका मतलब ये वाला जो केस है वो है ओवरलैप का, किसका, ओवरलैप का है। ओवरलैप का मतलब हुआ कि अगर ऊपर से 13 नंबर पर क्या होगा, अगर 13 नंबर पर कौन बैठी है, ऋतिका, ठीक है। और नीचे से अगर शीतल को बैठाएंगे तो शीतल क्या जाएगी, ऋतिका को क्रॉस करके ऊपर जाएगी, और यहाँ पर कौन बैठेगी, शीतल, ठीक है। और ये कितने नंबर पर, 42वें नंबर पर। ऋतिका को क्रॉस करके शीतल इसलिए ऊपर गई
क्योंकि इसके नीचे टोटल 42 छात्र नहीं, अगर मैं इसको क्या रखूं, अगर इसके नीचे मैं 34 छात्रों को रखता हूं, 34 और बैठाता हूं, तो 34 और 13 47 हो जाते हैं। जबकि कक्षा में तो टोटल कितने बैठे हैं, 42 बैठे हैं। तो देखो 42 बैठे हैं, 13 तो यहाँ हो गए, पीछे कितने बच गए, पीछे आपके बच गए 39। कितने बच गए, 39 बच गए। ऊपर कितना और गया, ऊपर गया है आपका कितना, 3। कितना गया है, 3। और आपको बोला गया है कि ऋतिका और शीतल के बीच में कितने हैं, 3। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ओवरलैप में टोटल कितना हो रहा है, 47। कक्षा में छात्र कितने हैं, 42। 47 माइनस 42 कितने हो गए, 45। कितने बच गए, 5। कितने बच गए, 47 माइनस 42 करोगे तो कितना हो गया, 5। कितने बच गए, 5। जबकि 5 में क्या हो गया, शीतल और ऋतिका की भी क्या है, आपकी इसमें रैंक को ऐड किया गया है। तो इसमें अगर दोनों की रैंक को निकालेंगे तो पीछे कितना बचेगा, 3। और हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तीसरा प्रश्न आपका आ गया नंबर सीरीज का। अक्सर नंबर सीरीज के 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे देखने को। तो देखो नंबर सीरीज क्या दे रखी है, 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद में 12, 32, 16, 64। एक चीज यहाँ देखो, एक बार नंबर बड़ा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है। जब भी आपको एग्जाम में ऐसी सीरीज देखने को मिले, जब भी आपको एग्जाम में ऐसी सीरीज देखने को मिले, आपको क्या रखना है, अल्टरनेट सीरीज देखना, अल्टरनेट सीरीज चेक करना। अल्टरनेट का मतलब हो गया एक छोड़कर, और डिवन चेक करना, ठीक है ना। तो आपको लॉजिक पकड़ में आ जाएगा। अब यहाँ लॉजिक आपके कुछ समझ में आया, यहाँ देखो, यहाँ लॉजिक देखो, 8 से सीधा 12 हो रहा है, कितना ऐड हुआ, 4। 12 से 16 हुआ, कितना ऐड हो गया, 4। अब आगे भी नंबर किसका आएगा, इसका। इधर देखो 16 का हो गया 32, मतलब गुणा हो गया 2। 32 इंटू 64 मतलब गुणा हो गया 2। तो अब नंबर किसका आएगा, 8 और 4 12, 4 16 और 4 यहाँ पर कितना आएगा, 20। 20 जिसमें है वो हमारा क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको लॉजिक समझना था कि यहाँ पर एक बढ़ रहा है, एक बार बड़ा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है। मतलब यहाँ पर अल्टरनेट चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो अल्टरनेट लग रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नों को सॉल्व करना है। चौथा प्रश्न दे रखा है आपका एनालॉजी का। जिस प्रकार कुत्ता का संबंध पीला से है, उसी प्रकार भेड़ का संबंध किससे होगा। कुत्ता का संबंध पीला से, मतलब कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं पीला। तो उसी प्रकार भेड़ के बच्चे को क्या कहेंगे, यहाँ भेड़ के बच्चे को किड नहीं कहेंगे, बछड़ा गाय का होता है क्यूब नहीं कहेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भेड़ का बच्चा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पांचवा प्रश्न दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का। किसका प्रश्न है आपके, कोडिंग डिकोडिंग का। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में HIM हिमसेल्फ को FKKUCND लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आउटडोर को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। जब भी आप प्रश्नों को सॉल्व करो, जब भी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करो, तो ध्यान रखना, जो आपको एक लॉजिक दे रखा है, एक वर्ड को जिसमें चेंज किया है, पहले आपको उस लॉजिक को समझना है कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। जब आपको वो लॉजिक समझ में आ जाएगा, सीधा सा उत्तर यहाँ पर आपको देना है उसका, उसी पैटर्न पर। देखो यहाँ क्या दिया आपको, देखो हिमसेल्फ, ठीक है। हिमसेल्फ को कैसे लिखा जा रहा है, FKK, फिर दे दिया आपका UCND। आपको बताना है कि आपको पहले चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है। यहाँ लॉजिक चेक करो, देखो F का क्या हो रहा है, H का क्या हो रहा है, F। H से वापस क्या जा रहा है, उल्टा जा रहा है, ठीक है ना। F क्या सीधा, H से सीधा क्या हो रहा है, F मतलब कितना कम हो गया, माइनस। तो FGH, फिर क्या हो गया, I का K, मतलब यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस का 2। एक बार माइनस का 2, एक बार प्लस का 2। M का हो गया K, मतलब यहाँ हो गया माइनस का 2। STU यहाँ पर हो गया प्लस का 2।
ई से वापस सी आ गया माइनस का 2, एल से एन हुआ प्लस का 2 और एफ से वापस डी आ गया -2। यहाँ पर मतलब लॉजिक कौन सा लग रहा है, एक बार 2 ऐड हो रहा है, एक बार 2 कम हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है। एक बार ऐसे क्या हो रहा है, एक बार तो माइनस का 2 हो रहा है, फिर प्लस का ऐड हो रहा है, फिर माइनस का 2 हो रहा है, फिर प्लस का 2 हो रहा है, फिर माइनस का 2, प्लस का 2, फिर माइनस का 2। मतलब अल्टरनेट चल रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है। ये का ये पैटर्न आपको इसमें लगाना है। ये का ये पैटर्न आपको क्या करना है, इसमें लगाना है। OUTDOOR। यहाँ पर पहले माइनस हुआ है तो आप भी इसमें क्या करोगे, पहले माइनस करोगे। आप भी इसमें क्या करोगे, पहले माइनस करोगे। तो देखो ओ से -2 करो, ओ से -2 करो, ओ कितने पर आता है, 15 पर, और -2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। और 11, 11वां अक्षर कौन सा होता है, के, एल और एम। तो यहाँ पर -2 करोगे, 13 नंबर पर कौन आता है, एम। यू देखो, यहाँ पर यू में फिर क्या करना आपको, एक बार माइनस का 2 किया, अब आपको प्लस का 2 करना है। यू के बाद में यू, वी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डब्लू। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, डब्लू। अब यहाँ पर ऑप्शन चेक करो। आपको क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पहले आपको ऑप्शन चेक करना। ऑप्शन चेक करो, देखो पी पहले स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। एम स्टार्ट हो रहा है, ये एन से स्टार्ट हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। एम के बाद में वी आ रहा है, आपका ये ऑप्शन कट गया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। यहाँ पर आपको ज्यादा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से सीधा आप इसका आंसर दे सकते हो। तो एग्जाम में आपको 360 डिग्री दिमाग लगाते हुए प्रश्नों को सॉल्व करना है, तभी आप कम समय में ज्यादा प्रश्नों को अटेंड कर पाओगे और आपके पास वापस से उन प्रश्नों को चेक करने का टाइम बचेगा। नहीं तो आपके पास, अगर आप लॉन्ग मेथड से, जो पुराने सदियों से चले आ रहे मेथड से अगर प्रश्नों को सॉल्व करने बैठ गए, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप 90 मिनट में 100 प्रश्नों को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। आप 100वें प्रश्न तक पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न फिर से नंबर सीरीज का। 54, 54 के बाद 68, फिर 78, फिर 84। आपको बताना है नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। जब भी आपको ऐसी सीरीज मिले जो छोटी छोटी इंक्रीज हो रही हो, मतलब ज्यादा नंबर बड़े नहीं हो रहे हो, उनके बीच का गैप कम हो, तो हमेशा आपको उनके बीच का गैप निकालना, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालो। 54 से 68 हुआ, कितना हुआ, 14। कितना हो गया, 14। 68 से 18, 68 से कितना हुआ, 78, कितना हो गया, 10। 78 से क्या हो गया, 84, कितना हो गया, 6। यहाँ पर एक लॉजिक समझ में आया आपको। 14, 10, 6 मतलब नंबर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनके बीच का गैप है वो आगे जाके धीरे धीरे कम हो रहा है। एक बार फिर से डिफरेंस निकालो, कितना कम हुआ, -4। कितना कम हुआ, -4। इसका मतलब आगे भी क्या चलेगा, -4। 6 में से -4 कम करोगे तो कितना बचा, 2। 84 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 82। और आपका क्या हो जाएगा, 84 में क्या हो रहा है, यहाँ देखो ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर 84 में 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 84 में 2 को ऐड किया तो कितना हो गया, 86। और आपका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने एक बार डिफरेंस निकाला, 54 से 68 हुआ, मतलब प्लस के 14, यहाँ प्लस का 10, प्लस का 6, तो यहाँ पर प्लस का 2। इन सब का डिफरेंस निकाला, तब पता चला कि यहाँ पर क्या हो रहा है, -4 हो रहा है प्रत्येक डिफरेंस में। मतलब डबल डिफरेंस निकालने के बाद हमें लॉजिक का पता चला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, सातवां, वापस से अल्फाबेट कोडिंग का। देखो RUY फिर DGKPSW, आपको ऐसे बताना। आपको बताना है कि अगला जो ग्रुप आएगा, लेटर्स का जो ग्रुप बनेगा वो कौन सा होगा। यहाँ पर देखो आर से डी हो रहा है, फिर पी हो रहा है, यहाँ कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। यू का जी हो रहा है, फिर एस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि जब भी आपको लॉजिक समझ में नहीं आए, आप अल्टरनेट चेक करो। आपको क्या करना है, अल्टरनेट लॉजिक चेक करना है कि क्या इसमें अल्टरनेट लॉजिक तो नहीं लग रहा है। अल्टरनेट लॉजिक चेक करोगे तो देखो आर का क्या हो रहा है, पी हो रहा है। पी क्यू आर मतलब क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है इधर। फिर U से क्या हो रहा है, S, S D U, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, माइनस का 2। Y से W हो रहा है, W X Y, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -2। कुछ लॉजिक समझ में आया।
पहले का तीसरे से संबंध हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले का तीसरे से, मतलब ऑड इवन वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले का तीसरे से तो दूसरे का संबंध चौथे से होगा। अब देखो आर से सीधा क्या हो रहा है, पी हो रहा है, लेटर्स कम हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, वापस बैक जा रहा है, मतलब माइनस का 2 हुआ। फिर यू से वापस एस हो गया तो माइनस का 2 होगा। वाई से डब्ल्यू हुआ तो 2, मतलब प्रत्येक लेटर में माइनस का 2 हो रहा है। प्रत्येक लेटर में क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, आगे वाले में सेम टू सेम लॉजिक फॉलो करना है। यहाँ पर देखो लॉजिक फॉलो करोगे तो डी से सीधा माइनस का 2 करोगे तो कितना आएगा, बी आएगा। ठीक है ना, डी से पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, बी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो जी है, जी से -2 करोगे तो क्या हो जाएगा, ई एफ जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई। ई के बाद में अब देखो यहाँ पर इसमें ई, इसमें ई, ठीक है, के हो गया, के आई जे के, मतलब माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आई आएगा। क्या आएगा, आई। इसमें आई है नहीं। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस या नो। आपको लॉजिक मैंने कहा 360 डिग्री अप्रोच लगा के ही प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। पुराना वाला पैटर्न बदल चुका है। अब एग्जामिनर आपको ऐसे प्रश्नों में फंसाएगा कि आप उसको करने बैठ गए तो आपका 2 से 3 मिनट कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है ना, चलिए 8वां प्रश्न दे रखा है आपका वापस से कोडिंग का। यदि एक कोडिंग सिस्टम में म्यूजिकल को 109 और राइजिंग को 110 के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी कोडिंग सिस्टम में FOURTH को कैसे कोडित किया जाएगा। आपको एक लेटर दे रखा है म्यूजिकल और उसको अंक में लिखा है कि म्यूजिकल को 109 लिखा जा रहा है और राइजिंग को 110 लिखा जा रहा है, तो आपको बताना है कि उसी पैटर्न में फोर्थ को कैसे लिखेंगे। तो पहले तो यहाँ समझो कि म्यूजिकल को 109 कैसे लिखा। म्यूजिकल को 109 में कैसे लिखा, तो देखो MUSI, ठीक है, CAL। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको अल्फाबेट के लेटर्स की प्लेस वैल्यू और उनके रिवर्स लेटर आपको याद होने चाहिए। अगर आपको अल्फाबेट के रिवर्स लेटर और प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो ये प्रश्नों को सॉल्व करने में मैं कह रहा हूं आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा और आपके दिमाग में लॉजिक भी नहीं बैठेगा कि यहाँ लॉजिक कौन सा लग रहा है। तो पहला काम आपको करना है अल्फाबेट के रिवर्स लेटर और उनके प्लेस वैल्यू को याद रखना है। देखो म्यूजिकल को 10, पहले म्यूजिकल की देखो, एम की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 13। यू कितने पर आ गया, 21 पर। एस कितने पर आ गया, 19 पर। आई कितने पर आया, 9 पर। सी कितने पर आया, 3 पर। और ए कितने पर आया, 1 पर। और ये कितने पर आ गया, एल, 12 पर। अब अगर इन नंबरों को जोड़ते हैं, जोड़ोगे तो देखो 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 और 1 23 और 3 26 और 2 28। ठीक है, बच गया 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 2 6 ने को कितने हो गए, 7। लेकिन यहाँ पर तो कितना हो रहा है, 109 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, 109। यहाँ तो ऐसा कुछ लॉजिक बैठ नहीं रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इनके रिवर्स लेटर लिखना है। इनकी रिवर्स लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखोगे तो ये इसका रिवर्स कितना हो जाएगा, 14। 21 का कितना हो जाएगा, 6। 19 का कितना हो जाएगा, 8। आई का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपके इंडियन रेलवे, आर कितने पर आता है, 18 पर आता है। सी का हो गया आपके 24। ए का हो जाएगा आपका 25। और एल का कितना हो जाएगा आपका 15। कितना हो जाएगा, 15। अब आप इनको जोड़ो। अब आप इनको जोड़ोगे तो देखो 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, 22 और 8 कितने हो गए, 30। 30 और 6 कितने हो गए, 36। 36 और 4 40। 36 और 4 कितने हो गए, 40। 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10। 10 और 1 कितने हो गए, 11। यहाँ पर 1 माइनस करो कितना हो रहा है, 109। आया समझ में कुछ लॉजिक। यहाँ पर चेक कर लो एक बार रिवर्स लेटर इनके सही है कि नहीं। ठीक है ना, यू कितने पर आता है, टी आता है 20 पर, तो यू कितने पर आएगा, 21 पर। ठीक है, तो इसका 6 हो गया, 19 और 8 27। हर एक एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप रिवर्स लेटर लिखो, रिवर्स लेटर का हमेशा अंकों का योग होता है वो 27 होता है। जो लेटर है और उसका रिवर्स लेटर है, दोनों के प्लेस वैल्यू का जो टोटल होता है वो हमेशा 27 होता है। यहाँ एम आ रहा 13 पे तो ये कितने पर आएगा, 14 पे।
21 और 6 27 हो गए, 19 और 8 27 हो गए, 18 और 9 27 हो गए, 24 और 3 27, ये यहाँ पर आ गया आपका 26 आएगा। यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर मैंने कहा कुछ ना कुछ तो गलती हो गई। यहाँ गलती हो गई आपकी, यहाँ आएगा 26 और यहाँ आएगा आपका कितना 15। जब आप इनको जोड़ोगे, जब आप इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा 111। कितना हो जाएगा 111? देखो 5 और 6 11, 4 15, 8 23, 23 और 4 कितने 27, 27 और 6 33 और 8 कितने हो गए 41 का 1, 4 और 1 5 और 1 6, 2 8, 2 10 और 1 11। 111 यहाँ कितना हो रहा है 109। जब 111 में से 2 माइनस करो कितना हो रहा है 109। यस या नो? यहाँ पर लॉजिक क्या बैठ सकता है? अब अभी कोई फिक्स नहीं है कि ये लॉजिक लगेगा, आगे वाले में भी हम चेक करेंगे कि क्या ये वाला लॉजिक इसमें लग रहा है या नहीं लग रहा है। 111 रिवर्स लेटर का योग हुआ 111, उनमें से 2 माइनस करके यहाँ पर कितना बच रहा है 109। तो हमें क्या करना है, इनके रिवर्स लेटर का योग करना है। इनके रिवर्स लेटर का योग करो, आर ए आई एस आई एन जी। देखो आर कितने पर आता है 18 पर। आर कितने पर आता है 18 पर। मैंने कहा था कि अल्फाबेट के रिवर्स लेटर का योग कितना होता है 27 होता है। देखो 18 हो रहा है तो यहाँ पर कितना होगा 18 और 9 कितने हो जाएंगे 27। ये हो जाएगा आपके 26। आई का हो गया 9, तो देखो आई का रिवर्स लेटर कितना हो जाएगा 18 और 9 18। एस आता है कितना आपके 19 पर, तो 19 का आपका रिवर्स अपोजिट कितना हो जाएगा, एस का अपोजिट हो जाएगा आपके 8। आई आता है 9 पर, तो इसका अपोजिट हो गया वापस 18। एम का अपोजिट होता है एन, तो हो जाएगा 13। जी होता है 7 पर, तो इसका हो जाएगा जीटी रोड। ठीक है, अब इनको जोड़ो। देखो 9 और 6 15 और 8 कितने हो गए 23, 23 और 8 कितने हो गए 31 और 8 कितने हो गए 39, 39 और 3 कितने हो गए 39 और 3 आपके हो गए 42, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 1 कितने हो गए 112। 112 में से 2 माइनस करो कितने बचे 110। यहाँ पर क्या हो रहा है 110। मतलब जो आपको लेटर दे रखा है, उन लेटर्स के क्या है जो रिवर्स लेटर है, उनकी जो रिवर्स लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके उसमें से 2 घटाया जा रहा है। म्यूजिकल के जो रिवर्स लेटर है उनकी जो प्लेस वैल्यू है, रिवर्स लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ा तो कितना हुआ 111। 111 में से 2 को माइनस किया तो कितना बचा 109। आपका राइजिंग दे रहा था, राइजिंग की रिवर्स लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ा तो कितना हुआ 112। 112 में से 2 माइनस किए तो कितने बचे 110। तो ये का ये फॉर्मूला आपको लगाना है फोर्थ में। अब देखो फोर्थ में लगाओगे, फोर्थ में लगाओ, देखो फोर्थ में लगाओगे FOURTH। देखो एफ आता है 6 पर, एफ कितने पर आता है 6 पर, 6 पर आता है तो इसकी अपोजिट लेटर हो जाएगा 21। ओ आता है 15 पर, तो इसका अपोजिट लेटर हो जाएगा 12। यू कितने पर आता है 22 पर, यू कितने पर आता है STU 21 पर आता है, तो इसका हो जाएगा 6। आर आता है 18 पर, तो इसका क्या हो जाएगा आई मतलब 9 हो जाएगा। टी आता है 20 पर, तो इसका हो जाएगा 7। एच आता है 8 पर, तो इसका कितना हो जाएगा 19। अब इनके लेटर्स को रिवर्स लेटर की प्लेस वैल्यू को ऐड करो। 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 और 9 25, 25 और 6 कितने हो गए 31, 31 और 1 32 और 3 कितने हो गए 32 और 2 कितने हो गए 34। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 कितने हो गए 7। माइनस का 2 करो कितना हो गया 72। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो गया। यस या नो? मतलब जो आपको लेटर दे रखा था उस लेटर के रिवर्स लेटर थे। उस पहले लेटर का क्या-क्या जो म्यूजिकल थे उन सभी लेटर्स का क्या-क्या रिवर्स लेटर लिखे, उनकी प्लेस वैल्यू लिखी और फिर उनको जोड़कर माइनस का 2 किया। सेम टू सेम राइजिंग में किया और वही का वो पैटर्न हमने फोर्थ में लगाया। हमारा आंसर क्या आ गया 72। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपका फिर से एक एनालॉजी का आ गया कि उस संख्या समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन देंगे जो 3 किसी न किसी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। एक ऐसा ऑप्शन होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखो 9 फिर ब्रैकेट फिर दे दिया आपका 7।
मतलब इस और इस नंबर में ऐसा कोई लॉजिक लगाना है जिससे आपका आंसर बीच में क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 79। देखो कैसे आया, 9 को 7 से गुणा किया, 9 इंटू 7 किया तो कितना हो गया 63। 9 प्लस 7 किया, 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 कितना हो गया 16। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो 63 और 16, 63 प्लस 16 बराबर 79। आया कि नहीं आया? मतलब पहले तो एक बार गुणा हो रहा है, फिर वापस जुड़ रहे हैं। गुणा वाला उत्तर और जोड़ने वाला जो उत्तर है, उन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है 79। ये का ये लॉजिक आगे वाले में लगाओ। देखो 6 इंटू 5 करो, 6 इंटू 5 कितने हो गए 30, 6 प्लस 5 कितने हो गए 11, 30 प्लस 11 ऐड करो कितने हो गए 41। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, फिर ऐड करो ये वाला, 9 इंटू 6 कितने हो गए 54, 9 प्लस 6 कितने हो गए आपके 15, 54 में 15 को ऐड किया तो कितना हो गया 69। ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, आगे वाला 7 इंटू 8 किया तो कितना हो गया, 7 इंटू 8 हो गया आपका 56, 7 प्लस 8 ऐड किया तो कितना हो गया 15, 56 में 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 71। यहाँ पर कितना आ रहा है 56। यहाँ पर कितना आ रहा है आपके 56 आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि 3 तो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, चौथा ऑप्शन है वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बार गुणा करते ही 56 आ रहा है और जबकि उसमें 15 ऐड और करने थे। ठीक है ना? चलिए आगे वाला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, यहाँ दिए गए विकल्पों में से जो विकल्प अलग हैं उसे ज्ञात करो। फिर से वैसा ही वैसा प्रश्न एनालॉजी का, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से 3 सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक ऑप्शन ऐसा है जो आपके पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पर देखो क्या लॉजिक लग सकता है। 15 इंटू 6 करूं मैं, 15 इंटू 6 कितने हो गए 90, प्लस कितना 5 ऐड किया तो कितना हो रहा है 55। ये क्या ये लॉजिक, मतलब 6 से गुणा करना है, 30 को 6 से गुणा किया तो कितना हो गया 180, 180 में 5 ऐड करूं तो कितना हो गया 185। ठीक है, 50 को वापस से 6 से गुणा किया मैंने तो कितना हो गया 300, 300 में 5 ऐड करूंगा तो कितना हो गया 305। ठीक है, ये भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये भी फॉलो हो रहा है, ये भी लग रहा है। इसको देखो 25 इंटू 6 करूंगा तो कितना हो गया 150, और फिर मैं उसमें अगर मैं 5 ऐड करूं तो होना चाहिए 155, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है 160, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस का 10 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस का 10 हो रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास के 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। जो हमने यहाँ पर पैटर्न को समझा, ट्रिक को समझा, आपको समझ में आया होगा। शर्मा आपके शिक्षा गुरु की हमारी एप्लीकेशन है, शिक्षा गुरु नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, डेली करंट अफेयर मिलेंगे, करंट अफेयर की पीडीएफ में मिलेगी और उसको क्यूज फॉर्मेट में भी आपको मिलेगा। और आपके फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल है और जल्दी वीडियो कोर्स भी अवेलेबल होने वाले हैं। तो आप प्ले स्टोर पर जाकर शिक्षा गुरु ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना? और इस क्लास की पीडीएफ को ज्वाइन करने के लिए, इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पर आपको सर्च करना है शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु 1 लिखोगे तो हमारा एक टेलीग्राम इस लोगो वाला टेलीग्राम शो होगा। आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भर्ती परीक्षाओं के लेटेस्ट अपडेट भी मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्यूज भी मिलेगी और आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिलती रहेगी। ठीक है ना? आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नई क्लास के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।